हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज की वीडियो रहने वाली है बीकॉम 6M के डायरेक्ट टैक्स लॉ के ऊपर। गाइज, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ पिछले 3 सालों के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे कवर अप करने वाली हूँ। इस वीडियो में हमारा बेसिकली रहने वाला है यूनिट 1, बट जो इसकी सेकंड वीडियो आएगी उसके अंदर इसका यूनिट 2 तो कवर अप हम करेंगे, बट जो सेक्शन ए में हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उनको भी इस बार हम आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बिल्कुल बेसिक सी डिटेल देना चाहती हूँ, या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ जो ऑलमोस्ट बच्चों को ऑलरेडी पता है। हमारे चैनल पर एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, जो कि अगर आप ले लेते हैं, आफ्टर दैट आप लोग किसी भी सब्जेक्ट की यूनिट 2 की वीडियो आराम से देख पाएंगे। सब्सक्रिप्शन बहुत बेसिक अमाउंट है, दैट इज ओनली 59 रुपीज़, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स का असेस मिल जाएगा। ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट की यूनिट 2 की वीडियो को आराम से देख पाएंगे। वीडियोस का असेस आपको मिल जाएगा उस एक सब्सक्रिप्शन को लेने के बाद। 59 रुपीज़, कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में बात करते हैं पिछले 3 सालों के क्वेश्चंस के ऊपर। इसके ऊपर सब्जेक्ट के ऊपर मेरी ऑलरेडी बहुत सी वीडियोज़ है, बट ऑन योर डिमांड, आप लोगों की डिमांड है कि लेटेस्ट वीडियोज़ लाओ। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो पॉसिबल नहीं है डेफिनेटली, बट थ्योरी क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली बच्चे 80% थ्योरी करते हैं, तो हम लोग उसके ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि 2024 में आया है, राइट अ डिटेल नोट ऑन एग्रीगेशन ऑफ इनकम। एग्रीगेशन ऑफ इनकम के ऊपर आपको डिटेल नोट लिखना है, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो एग्रीगेशन ऑफ इनकम होता क्या है, इसका मतलब क्या है। एग्रीगेशन ऑफ इनकम मीन्स एडिंग द इनकम ऑफ अनदर पर्सन टू योर ओन इनकम बिफोर कैलकुलेटिंग टैक्स। ध्यान से सुनना, एग्रीगेशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है, किसी दूसरे बंदे की इनकम को आपकी इनकम में ऐड ऑन करके उसके ऊपर टैक्स को कैलकुलेट करना। इस रूल का यूज़ क्यों किया जाता है, जब ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने टैक्स ना पे करना पड़े ना, तो अपनी इनकम को किसी अपने फैमिली मेंबर के नाम पे शिफ्ट कर देते हैं कि ये मेरी इनकम नहीं है, इसकी इनकम है, ताकि इनको टैक्स ना पे करना पड़े। तो ये रूल का यूज़ इसीलिए किया जाता है। दिस रूल इज़ यूज्ड व्हेन पीपल ट्राई टू अवॉइड टैक्स बाय शोइंग इनकम ऑफ देयर नेम ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स। लाइक अपनी इनकम को अपनी वाइफ की इनकम बता दी या अपने बच्चों की इनकम बता दी। तो इस रूल का यूज़, एग्रीगेशन ऑफ इनकम का यूज़, कि अगर आपने उस इनकम को अपने फैमिली में किसी की भी इनकम दिखा दी ना, तब भी जब टैक्स कैलकुलेट होगा वो आपकी ही इनकम गिनी जाएगी। दैट इज एग्रीगेशन ऑफ इनकम। ठीक है, तो इसी चीज़ को स्टॉप करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि इनकम टैक्स एक्ट सेज दैट इन सम केसेस अ पर्सन हैज़ टू इंक्लूड द इनकम ऑफ देयर रिलेटिव इन देयर ओन टोटल इनकम। चाहे वो आपकी फैमिली में आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, आपको उनकी इनकम अपने अकाउंट में ऐड ऑन करनी पड़ेगी, यानी कि अपनी टोटल इनकम में दिखानी पड़ेगी जब आपको टैक्स पे करना है। ठीक है, तो आप ऐसा करके बच नहीं सकते हो कि आपकी इनकम पे आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अगर वो आपकी इनकम है और आप सिर्फ टैक्स से बचने के लिए उसको अपनी फैमिली की शो कर रहे हो इनकम, तो वो जब आपकी अमाउंट टोटल होगा जिसके ऊपर टैक्स लगना है, तब वो अमाउंट ऐड किया जाएगा, चाहे आपने उसको आपकी वाइफ की इनकम शो कर दिया। ठीक है, अब ये चीज़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्यों की गई, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस चीज़ को, इस एक्ट को क्यों लेके आया, वाई इज एग्रीगेशन ऑफ इनकम डन, क्यों किया। क्योंकि बहुत बार होता है यार, लोग टैक्स को पे ना करना पड़े ना, अपने एसेट या कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो अपनी वाइफ के नाम पे खरीद ली, या कोई मतलब इनकम हुई तो अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दी, उसको गिफ्ट कर दी, है ना। तो सम टाइम पीपल ट्रांसफर देयर इनकम या एसेट टू अदर पर्सन, ताकि उनको टैक्स ना पे करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अ हस्बैंड गिव मनी टू हिज वाइफ कि भाई ये ले पैसे ले ले तो अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर ले, और उससे वो प्रॉफिट कमाने लग गई। या पेरेंट्स ने एक प्रॉपर्टी बाई की अपने बच्चे के नाम पे। तो इस तरह के टैक्स की चोरी को बचाने के लिए, टू प्रिवेंट दिस काइंड ऑफ टैक्स इवेजन यानी कि टैक्स की चोरी, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूज़ किया क्लबिंग प्रोविजन को, जिसका अनदर नेम है एग्रीगेशन। इसी को क्लबिंग भी बोलते हैं, इसी को एग्रीगेशन ऑफ इनकम भी बोलते हैं। तो अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, अंडर सेक्शन 60 to 64 के अंदर ये आता है एग्रीगेशन ऑफ इनकम और क्लबिंग इनकम। ठीक है, क्लबिंग भी वही है, क्लब कर देना, दोनों इनकम्स को जॉइंट कर देना। ठीक है, अब मेन सिचुएशंस कौन कौन सी हैं जहाँ पे एग्रीगेशन या क्लबिंग अप्लाई होती है। लेट्स लुक एट द मेन केसेस जहाँ पे ये चीज़ अप्लाई होती है, जहाँ पे आपकी एग्रीगेशन अप्लाई होगी। जैसे कि आपने अपनी इनकम को, मतलब ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। आपने जैसे कोई हाउस है, आपने उसको रेंट पे चढ़ा रखा है, घर आपके नाम पे ही है, पर उससे जो रेंट आ रहा है आप उसको अपनी वाइफ को दे रहे हो ताकि वो इनकम आपकी शो ना हो। ठीक है, आप उसकी इनकम ट्रांसफर कर रहे हो, पर आपने उस एसेट को ट्रांसफर नहीं किया, एसेट अभी भी आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। तो इफ़ यू गिव समवन द राइट टू अर्न फ्रॉम योर एसेट लाइक रेंट या कोई इंटरेस्ट विदाउट एक्चुअली ट्रांसफरिंग द एसेट, आपने एसेट को ट्रांसफर नहीं किया, देन द इनकम, तो जो वो इनकम आपने अपनी वाइफ को दी है, किसी को भी दी, वो तब भी आपकी टोटल इनकम में ऐड ऑन होगी जब आप टैक्स अप्लाई करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि यू गिव योर वाइफ द इंटरेस्ट इनकम, जो भी आपको उस घर से इंटरेस्ट आ रहा है या एफडी से कोई इंटरेस्ट आ रहा है, पर एफडी तो आपके नाम की है ना, फिक्स डिपॉजिट आपने अपना करवाया, उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है अगर आप उसको अपनी वाइफ को दे दोगे, एफडी आपकी है, तो इंटरेस्ट भी आपकी टोटल इनकम में ऐड होगा। फर्स्ट केस आई होप क्लियर है। सेकंड केस, रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट, यानी कि इफ़ यू ट्रांसफर एन एसेट टू समवन, आपने किसी एसेट को किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर दिया, बट यू कैन टेक इट बैक एनी टाइम, आप किसी भी समय उस चीज़ को उससे वापस ले सकते हो। ठीक है, तो उस एसेट से कोई भी इनकम हो तब भी वो इनकम आपकी ही, मतलब टोटल इनकम में मानी जाएगी कि वो आपकी ही इनकम है, क्योंकि आपने एसेट एक तरह से दिखाने के लिए तो उसको दे दिया, पर आप किसी भी समय उसको उस इंसान से वापस ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक शॉप है, आपने अपने भाई को गिफ्ट कर दी,
पर अभी भी आपके पास वो राइट है ना कि आप उससे कभी भी उस शॉप को वापस ले सकते हो, क्योंकि वो आपकी है। रेंट फ्रॉम शॉप, अगर कोई रेंट आता है कुछ भी है, इज इक्वल्स टू योर इनकम, वो आपकी इनकम मानी जाएगी। ठीक है। थर्ड केस आता है इनकम ऑफ स्पाउस। स्पाउस यानी कि इफ योर स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ पैसे कमाते हैं, अर्न्स मनी यूजिंग एन एसेट, और ये गिफ्ट जो कि आपने उनको दिया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं कि आपने अपनी वाइफ को जैसे 5 लाख रुपीज़ दिए। अब उस 5 लाख रुपीज़ को लगा के आपकी वाइफ ने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया और 1 लाख रुपया प्रॉफिट कमा लिया। 5 लाख रुपीज़ आपने दिए, ठीक है, तो वो प्रॉफिट भी आपकी इनकम में ऐड होगा, क्योंकि उसी पैसों से तो उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना। फिर वो इनकम चाहे स्पाउस की है बट आपके थ्रू जनरेट हो रही है या आपके एसेट्स के थ्रू जनरेट हो रही है, तो वो इनकम आपकी इनकम में ऐड होगी। ठीक है। एक्सेप्शन, अगर इफ हस्बैंड एंड वाइफ वर्क टुगेदर एज अ पार्टनर इन अ फर्म यूजिंग देयर ओन स्किल्स, तो इस केस में क्लबिंग अप्लाई नहीं होगी, अगर दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद इनकम ऑफ सन वाइफ, अगर आपका बेटा है उसकी वाइफ है, ठीक है, डॉटर इन लॉ, तो उसकी इनकम क्या आपकी इनकम में ऐड होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, इफ़ यू ट्रांसफर मनी या प्रॉपर्टी योर डॉटर इन लॉ, आपने प्रॉपर्टी या मनी ट्रांसफर की, उस प्रॉपर्टी या उस मनी से उसने कुछ भी पैसे अर्न किए, इनकम जनरेट की, देन दैट इज एडेड टू योर इनकम, आपकी इनकम में उसको ऐड ऑन किया जाएगा। अब फिफ्थ केस है इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड, अगर आपका बच्चा है जो कि 18 से कम का उम्र का है और वो पैसे कमाता है, एक्सेप्ट अगर वो अपने हार्ड वर्क या किसी टैलेंट के थ्रू कमाता है उसको छोड़ के। ठीक है। बट अगर आपका बच्चा है उसमें कोई टैलेंट कोई स्किल नहीं है और उसके बावजूद वो पैसे कमा रहा है, देन दैट इनकम इज ऑल्सो एडेड टू द पेरेंट्स इनकम। ठीक है। जो ज़्यादा कमाता होगा ना पेरेंट्स में, चाहे मम्मी या पापा, जो भी ज़्यादा कमाता है उसकी टोटल इनकम में ऐड होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका 12 साल का कोई बच्चा है, ठीक है, चाइल्ड अर्न इंटरेस्ट फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट, आपने उस बच्चे का सेविंग अकाउंट खोल रखा है बच्चे के नाम से, उस पर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो वो इंटरेस्ट आपकी इनकम में ऐड होगा। ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्लबिंग इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर एक पर्सन ट्रांसफर कर देता है एक एसेट को HUF विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, आपने एसेट को ट्रांसफर कर दिया अपनी फैमिली को, अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, पर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया और उस हाउस से उस एसेट से अब इनकम जनरेट हो रही है, इट में ऑल्सो भी क्लब्ड, वो भी आपकी टोटल इनकम में गिनी जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे आपको समरी दी गई है जो भी हमने ऊपर पॉइंट्स किए। ट्रांसफर ऑफ इनकम पहला पॉइंट था, बट एसेट ट्रांसफर नहीं किया, तो किसके अकाउंट में वो पैसे जाएंगे, ट्रांसफर के अकाउंट में, वो क्लब्ड होंगे या कह सकते हो टोटल इनकम में ऐड ऑन होंगे। थर्ड, अगर आप रेवोकेबल ट्रांसफर करते हो यानी कि प्रॉपर्टी दी बट किसी भी टाइम उसको आप छीन सकते हो, दैन उस केस में भी आपके ही अकाउंट में टोटल इनकम ऐड होगी। कोई स्पाउस की इनकम है या सन की वाइफ की इनकम है, माइनर चाइल्ड से कोई इनकम है, ठीक है, तो एवरीथिंग शुड बी एडेड टू योर टोटल इनकम। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं जो हमें याद रखने हैं। ओनली स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स आर कवर्ड, स्पाउस, माइनर चाइल्ड या डॉटर इन लॉ। ठीक है। अगर एसेट ट्रांसफर होता है, इफ एसेट इज ट्रांसफर फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, यानी कि उसके बदले में आपको पेमेंट मिल रही है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी किसी को दी है, कोई एसेट ट्रांसफर किया, उसके बदले में उससे पैसे लिए, फेयर पेमेंट हुई, देन दैट उस केस में कोई क्लबिंग नहीं होगी, वो इनकम आपके पैसों में एड ऑन नहीं होगी। ऑलवेज चेक इंटेंशन एंड कंट्रोल, कि क्या इंटेंशन है उस चीज़ को देने की और किसका कंट्रोल है ओवर द एसेट और ओवर द इनकम। दीज रूल्स आर मेड टू इंश्योर, ताकि ये रूल्स क्यों बनाए गए हैं, ताकि फेयरली टैक्स को कलेक्ट किया जा सके, कोई भी टैक्स की चोरी ना हो। सो यहीं पे इस क्वेश्चन की आती है हमारी कंक्लूजन। अब बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की, व्हाट इज डबल टैक्सेशन रिलीफ। डबल टैक्सेशन रिलीफ क्या है। कई बार क्या होता है ना, हम एक ही चीज़ पे दोबारा टैक्स पे कर देते हैं, तो इसके ऊपर आपको प्रोविजंस बतानी है। 2024 में क्वेश्चन आया तो आंसर लिखिए। डबल टैक्सेशन मीन्स पेइंग टैक्स ऑन द सेम इनकम ट्वाइस, वंस इन द कंट्री जहाँ पे आप रह रहे हो, जहाँ पे उस इनकम को आपने अर्न किया, एंड अगेन इन द कंट्री वेयर द पर्सन रिसाइड, जहाँ पे वो पर्सन रहता है। एक तो जहाँ पे आपने कमाया, जैसे कि मेरी ब्रांचेज है अलग अलग कंट्रीज़ में, एक तो मैंने फॉरेन कंट्री में पैसे कमाए, पहला टैक्स मैंने वहाँ पे किया, दूसरा मैं रहता इंडिया में, तो मैंने इंडिया में आकर दोबारा टैक्स पे किया। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंट्रीज़ ने क्या किया, डबल टैक्सेशन रिलीफ सिस्टम चलाया, ताकि एक ही इनकम के ऊपर आपको 2 बार टैक्स पे ना करना पड़े। वाई डज डबल टैक्सेशन हैपन, दिस हैपन मेनली कब होता है, अ पर्सन अर्न इनकम इन अनदर कंट्री, यहाँ फर्स्ट केस क्या है, या तो पर्सन दूसरी कंट्री में इनकम अर्न कर रहा है, या सेकंड पॉइंट, बोथ कंट्रीज वांट टू टैक्स दैट इनकम, कि दोनों कंट्रीज ही चाहती है कि हम उसके ऊपर टैक्स अप्लाई करें। 2 सिचुएशंस में डबल टैक्सेशन होता है। ठीक है। एक तो एक बंदे का अगर दूसरी कंट्री में जाके वो इनकम जनरेट कर रहा है तो ऑब्वियस है दोनों कंट्रीज में टैक्स अप्लाई होगा, और सेकेंडली दोनों कंट्रीज चाहती हैं कि हमें उस चीज़ पे इनकम पे टैक्स लगाना है। सो व्हाट इज डबल टैक्सेशन रिलीफ। अब ये डबल टैक्सेशन रिलीफ क्या है, कैसे मिलेगा। डबल टैक्सेशन रिलीफ एक बेनिफिट है जो कि डबल टैक्स को अवॉइड करने के लिए लाया गया है। ठीक है। कहीं पहले क्या होता था कि सेम इनकम के ऊपर हमें 2 बार टैक्स पे करना पड़ता था। सो रिलीफ दिया गया है बाय द लॉ ऑफ द कंट्री, कानून के द्वारा ही हमें रिलीफ दिया गया है। ठीक है। लॉ ऑफ द कंट्री, और थ्रू एग्रीमेंट बिटवीन द 2 कंट्रीज, दोनों कंट्रीज आपस में एग्रीमेंट करेंगी कि
क्या भी मतलब उनके जो भी कंडीशंस होंगी, किस चीज़ पे तू टैक्स लगा सकती है, किस पे हम, तो अकॉर्डिंग टू दैट डबल टैक्सेशन से रिलीफ मिलेगा, हमें एक ही जगह पे टैक्स पे करना पड़ेगा। सो टाइप्स क्या है डबल टैक्सेशन रिलीफ के? फर्स्ट वन इज यूनिलेटरल रिलीफ, सेक्शन 91 के अंडर आता है। इफ़ इंडिया, यूनिलेटरल में क्या है, अगर इंडिया का कोई एग्रीमेंट नहीं है किसी कंट्री के साथ, इफ इंडिया हैज़ नो एग्रीमेंट विद द कंट्री, स्टिल रिलीफ इज गिवन अंडर इंडियन लॉ, फिर भी हमें रिलीफ मिलता है इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग, चाहे इंडिया का किसी कंट्री के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। क्या कंडीशंस है जिसमें हमें ये रिलीफ मिलेगा? द पर्सन मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, अगर वो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट है तो उसको ये रिलीफ दिया जाएगा। इनकम जो है अर्नड एंड टैक्स्ड आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर वो कमाई भी की है और वहाँ पे टैक्स भी हुई है, तब भी उसको ये रिलीफ मिलेगा। टैक्स अगर फॉरेन कंट्री में पे कर दिया गया है तब भी आपको रिलीफ मिलेगा। और सेम इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया टू, ये भी आपको आगे समझ आएगी कंडीशन, ठीक है। रिलीफ इज इक्वल्स टू लोअर ऑफ, यानी कि रिलीफ आपको पता है क्या मिलेगा, जैसे कि आपका फॉरेन कंट्री के अकॉर्डिंग टैक्स कितना बना है। जहाँ पे एग्जांपल देखो, अगर मिस्टर ए ने $100 टैक्स पे किया यूएसए में, फॉरेन कंट्री में, और इंडियन टैक्सेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका इंडिया में टैक्स बना $120, तो आपको इंडिया में जो रिलीफ मिलेगा $100 का, $100 आपको पे नहीं करने होंगे। दैट इज़ अ रिलीफ इन यूनिलेटरल रिलीफ सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट, आई होप फर्स्ट टाइप आपको क्लियर है। टाइप्स ऑफ डबल टैक्सेशन रिलीफ में फर्स्ट है यूनिलेटरल, जिसमें इंडिया का किसी कंट्री के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, फिर भी इंडिया कहती है कि हम आपको रिलीफ देंगे। जो आपने बाहर पे कर दिया उसका यहाँ कोई लेना देना नहीं, वो आप यहाँ पे नहीं करोगे। सेकेंड वन इज बाइलेटरल रिलीफ, जब इंडिया का साइंड कोई कह सकते हो एग्रीमेंट है, ठीक है, व्हेन इंडिया हैज़ अ साइंड अ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद अनदर कंट्री, कि हमारा आपके साथ एग्रीमेंट है, तो इसका पर्पस क्या है कि डबल टैक्सेशन को अवॉइड करना, सेम इनकम पे हमारा 2 बार टैक्स नहीं लगना चाहिए। इसके 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज एग्जम्पशन मेथड, इनकम इज टैक्स्ड इन ओनली वन कंट्री, जब ये एग्रीमेंट होगा तो हमारी इनकम सिर्फ एक ही कंट्री में टैक्स होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फॉरेन कंट्री में टैक्स पे कर दिया तो उस इनकम पे इंडिया में आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, एग्जम्प्ट होगा, जीरो होगा, ठीक है। सेकेंड मेथड टैक्स क्रेडिट मेथड, यानी कि इनकम जो है दोनों कंट्रीज में उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, बट क्रेडिट इज गिवन इन द रेजिडेंट कंट्री, यानी कि जैसे कि अगर आपने टैक्स पे किया यूके में 1000, इंडिया के टैक्स के अकॉर्डिंग उसी इनकम के ऊपर आपका टैक्स बना 1200, तो 1000 उसमें डिडक्ट हो जाएगा, आपको इंडिया में फाइनल टैक्स 200 पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों बाइलेटरल और जो हमने ऊपर देखा यूनिलेटरल रिलीफ, ये 2 टाइप्स हैं इसके, ठीक है। अब बात करते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बारे में। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी तो हुआ, इंडिया ने साइन किया 90 कंट्रीज़ के साथ, लाइक यूएसए, यूके, यूएई, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा, इन सब के साथ डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जो कि आपकी मदद करता है आपके डबल टैक्स को अवॉइड करने में, ट्रेड्स को, इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करने में, क्लैरिफाई करता है विच कंट्री, किस कंट्री में आप इनकम अर्न कर सकते हो जहाँ पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। अब इनकम टैक्स एक्ट की प्रोविजंस क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 90, जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस सिस्टम है विद अदर कंट्रीज रिलीफ देता है डबल टैक्स से, ठीक है। 90A इसके अंदर स्पेसिफिक एसोसिएशंस है, 91 में यूनिलेटरल रिलीफ मिलता है, सेक्शन 5 to 9 डिफाइन करता है स्कोप। ये प्रोविजंस आप चाहें तो लिखें, नहीं लर्न हुए तो स्किप कर दें, ठीक है। अब की पॉइंट्स क्या है जो आपको याद रखने हैं? आपको रेजिडेंट होना होगा इंडिया का, रिलीफ आपकी मदद करेगा, आपके टैक्स के बर्डन को कम करेगा, फुल्ली एग्जम्प्ट होगा, ठीक है, क्रेडिट टैक्स सिस्टम होगा, और जो ये DTA है ये एक लीगल एग्रीमेंट है 2 कंट्रीज़ के बीच में। तो यहीं पे क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंक्लूड। आफ्टर दैट आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, डीम्ड इनकम और उनकी टैक्सेबिलिटी और सेटिंग ऑफ लॉसेस। अब डीम्ड इनकम क्या है? डीम्ड इनकम और उनकी टैक्सेबिलिटी, पहले देखो, डीम्ड इनकम का मतलब होता है इनकम विच इज़ नॉट एक्चुअली रिसीव या अर्नड, मतलब वो इनकम जो अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई, अभी तक आपने अर्न नहीं की, पर इनकम टैक्स एक्ट उसको ऐसे ट्रीट करता है कि वो आपकी इनकम है, आपके हाथ में वो पैसे आ चुके हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो डीम्ड इनकम वो इनकम है वो जो आपकी एक्चुअल में रियल इनकम नहीं है, बट उसको आपकी इनकम कंसीडर किया जाता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट लॉ, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है कि स्टॉप करना टैक्स, क्योंकि अभी वो इनकम आपके हाथ में तो आई नहीं, पर उसके ऊपर आपको टैक्स पहले ही पे करना पड़ रहा है। द पर्पस इज टू स्टॉप टैक्स इवेजन एंड इंश्योर फेयर टैक्सेशन, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या है? डीम्ड इनकम को कैलकुलेट करने का, कि आप टैक्स की चोरी ना कर पाओ अपने किसी भी इनकम के ऊपर, और फेयरली आपकी इनकम के ऊपर टैक्स अप्लाई हो पाए। अब डीम्ड इनकम की एग्जाम्पल्स क्या है? डीम्ड इनकम एग्जाम्पल्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, गिफ्ट रिसीव विदाउट कंसिडरेशन, आपको एक गिफ्ट रिसीव हुआ, उसके बदले में आपने सामने वाले बंदे को तो कुछ नहीं दिया ना, जब आपको कोई गिफ्ट देता है तो बदले में आप कुछ देते, थोड़ा गिफ्ट रिसीव हुआ। इफ
इफ एनी पर्सन रिसीव गिफ्ट वर्थ मोर देन 50,000 विदाउट एनी रीज़न, इट इज़ टैक्सेबल। क्योंकि बिना किसी रीज़न के आपको एक गिफ्ट रिसीव हो रहा है, दैट इज़ अ 50,000, तो ये एक आपकी टैक्सेबल डीम्ड इनकम मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, और ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानी जाएगी। एग्जम्पशन क्या होगी? अगर आपको गिफ्ट रिसीव होता है आपके रिलेटिव से, आपकी मैरिज पे या किसी विल के तहत, ठीक है, तो वो नॉट टैक्सेबल है। एग्जम्पशन बता रही हूँ कि अगर आपको गिफ्ट आपके रिलेटिव से रिसीव होता है आपकी शादी वगैरह पे, तो वो टैक्सेबल नहीं है। बट अगर बिना किसी रीज़न के आपको कोई 50,000 का गिफ्ट दे रहा है, तो दैट इज़ योर डीम्ड इनकम विच इज़ टैक्सेबल अंडर द एक्ट। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड के अंदर ये टैक्सेबल होगी। सेकेंड पॉइंट, डीम्ड डिविडेंड। अगर आपको कोई प्राइवेट कंपनी लोन दे रही है, लोन टू अ शेयर होल्डर, और उसको आपकी डीम्ड इनकम ट्रीट किया जाएगा एंड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर, चाहे फिर वो लोन है, फिर भी उसको टैक्सेबल माना जाएगा, आपकी डीम्ड इनकम माना जाएगा। ठीक है। थर्ड वन इज क्लब्ड इनकम। इफ इनकम इज ट्रांसफर्ड टू वाइफ और माइनर चाइल्ड विदाउट कंसिडरेशन। अगर आप अपनी इनकम को अपनी वाइफ या अपने बच्चे को ट्रांसफर कर देते हो बिना उनसे कुछ समथिंग इन रिटर्न लिए, बिना किसी कंसिडरेशन के, देन दैट इनकम इज एडिड टू द इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। जिसने ट्रांसफर की उसके अकाउंट में वो क्लब्ड हो जाएगी। जैसे कि अगर आपकी एफडी है, उससे कोई आपको इनकम जनरेट हुई, ठीक है, इनकम फ्रॉम अ एफडी इन द नेम ऑफ वाइफ इज क्लब्ड विद द हस्बैंड इनकम, तो वो हस्बैंड की इनकम में ऐड ऑन होगी। फोर्थ, कोई अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट है या आपके पास कोई अनएक्सप्लेन कैश है। इफ अ पर्सन शो अनएक्सप्लेन कैश, ज्वेलरी, कोई इन्वेस्टमेंट, और वो उसकी वैलिड एक्सप्लेनेशन देने में फेल हो जाता है कि उसके पास क्यों है, कहाँ से आई, तो भी उसको आपकी डीम्ड इनकम माना जाएगा और उसके ऊपर टैक्स तो हायर रेट अप्लाई होगा ही होगा। ठीक है। फिफ्थ वन, नोशनल रेंट ऑन सेकेंड हाउस। इफ अ पर्सन ओन्स मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टीज, अगर एक पर्सन की 2 से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टीज है, इवन इफ वन इज वैकेंट और एक खाली है, तो जो एक्सपेक्टेड रेंट होगा ना उस खाली घर का, वो भी आपकी डीम्ड इनकम ट्रीट की जाएगी। चाहे फिर वो खाली पड़ा है या रेंट पे, वो मायने नहीं रखता, जो भी एक्सपेक्टेड रेंट होगा उसका, दैट इज योर डीम्ड इनकम एंड उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा। ठीक है। अब टैक्सेबिलिटी ऑफ डीम्ड इनकम कैसे लगेगी? टाइप्स ऑफ डीम्ड इनकम, अगर आपको जैसे हमने ऊपर पढ़ा वही सारा लिखा हुआ है। गिफ्ट रिसीव होता है 50,000 के अबव, ठीक है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड के अंडर आएगा, नॉर्मल टैक्स स्लैब उसके ऊपर लगेगी। कोई लोन है, ठीक है, तो सारी वही चीज़ें ऊपर वाली लिखी हैं और यहीं पे क्वेश्चन मतलब पॉइंट वाइंड अप हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्वेश्चन में था सेटिंग ऑफ लॉसेस, यानी कि लॉसेस को सेट करना या कह सकते हैं एडजस्ट करना प्रॉफिट्स में से, लॉसेस को प्रॉफिट्स में से एडजस्ट करना, दैट इज सेटिंग ऑफ लॉसेस। मतलब समटाइम्स अ पर्सन अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम वन सोर्स एंड लॉस हो जाता है उसको किसी दूसरे सोर्स से। ये मतलब एक तरफ से हमें प्रॉफिट हुआ, दूसरी तरफ से हमें नुकसान हो गया। तो टैक्स बर्डन को कम करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट आपको अलाउ करती है कि आप उस लॉस को, नुकसान को अपने प्रॉफिट में से एडजस्ट कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड सेटिंग ऑफ लॉसेस। तो क्या टाइप्स हैं सेट ऑफ के? ठीक है। फर्स्ट वन होता है इंट्राहेड। अगर आप लोगों ने सैलरी चैप्टर कर रखा है, उसके प्रैक्टिकल्स करे हैं, या आपने सेट ऑफ वाला प्रैक्टिकल चैप्टर करा है, तो आपको पता होगा जब भी हम लोग इनकम टैक्स मतलब टैक्स इनकम निकालते हैं तो हम उसके हेड्स के अंदर उसकी इनकम्स को डालते हैं। ठीक है। तो इंट्रा हेड सेट ऑफ होता है। मतलब कि पहला काम क्या है, पहले तो आप सेट ऑफ करने का तरीका क्या होता है कि सेम हेड के अंदर आप उसको कोशिश करोगे कि आपकी इनकम एडजस्ट हो जाए, आपका लॉस इनकम में से एडजस्ट हो जाए विद इन द सेम हेड, यानी कि लॉस फ्रॉम द वन सोर्स इज सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स अंडर द सेम हेड। एक ही हेड के अंदर, मतलब उसके क्वेश्चन के प्रैक्टिकल के अंदर ना काफ़ी हेड्स होंगे। फर्स्ट हमने अभी ऊपर एक देखा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ऐसे ही और भी हैं। ठीक है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म करके काफ़ी सारे होंगे। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि अगर आपको लॉस हो रहा है, लॉस फ्रॉम वन शॉप कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट फ्रॉम अनदर शॉप। दोनों ही बिजनेस की इनकम है। ठीक है। सेम हेड के अंदर आती है बिजनेस इनकम, ये हेड है, इसके अंदर दोनों ही दुकानों के इनकम आ रही है। तो पहले कोशिश करेंगे कि सेम हेड के अंदर आपका लॉस कवर हो जाए। ठीक है। इसके अंदर कुछ स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेटिव लॉस हो जाता है अगर सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेटिव इनकम, या कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ हियर। कैपिटल लॉस को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, या लॉटरी वगैरह को सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये कुछ एग्जेम्पशंस हैं जो नहीं हो सकता। उसके बाद आता है इंटर हेड सेट ऑफ, यानी कि अब सेम हेड के अंदर तो लॉस एडजस्ट हो ही नहीं रहा, नुकसान ही नुकसान है, घाटा ही घाटा है, तो हम बाहर वाले हेड से मदद लेंगे, डिफरेंट हेड्स की इनकम्स के साथ उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। इफ लॉसेज रिमेन आफ्टर इंट्रा हेड सेट ऑफ, इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अदर हेड। एग्जाम्पल, अगर हाउस प्रॉपर्टी से आपको लॉस हो रहा है, दैट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द सैलरी इनकम। ठीक है। यहाँ पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि बिजनेस का लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता है सैलरी की इनकम से, कैपिटल लॉस सैलरी और बिजनेस इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। सेट ऑफ के कुछ रूल्स हैं, चार्ट्स हैं। ठीक है।
तो टाइप्स ऑफ लॉसेज बताए गए। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होता है तो ये कहाँ पे अलाउड है, एनी अदर इनकम में आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, बट अप टू 2 लाख। और स्पेसिफाई रूल है एक्सेस, इसको आप जो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, यानी कि अगर सोचो इस साल मेरा नुकसान हुआ और वो इस साल में पूरा एडजस्ट करने के बाद भी फिर भी थोड़ा बहुत नुकसान बच रहा है, तो आप उसको अगले साल में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बट ये कितने सालों तक, दैट इज लिमिट ओनली 8 ईयर्स तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है। सेकंड, आपको बिजनेस लोन होता है, आप इसको एनी इनकम में एडजस्ट कर सकते हो, लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो, बट सिर्फ सैलरी में आप इसको सैलरी इनकम में एडजस्ट नहीं कर सकते। ये भी 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस ओनली अगेंस्ट स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट। जो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस है वो सिर्फ स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट में ही सेट ऑफ हो सकता है या उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। और ये लॉस सिर्फ 4 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। उसके बाद आपको शॉर्ट टर्म जो कैपिटल लॉस होता है, तो एनी कैपिटल गेन, ठीक है, चाहे शॉर्ट टर्म है चाहे लॉन्ग टर्म है, दोनों में ही आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो। बस ये सैलरी और बिजनेस के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होगा। पर अगर कोई आपको लॉन्ग टर्म में कैपिटल लॉस हो जाता है तो लॉन्ग टर्म वाला सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही एडजस्ट हो सकता है, बट शॉर्ट टर्म वाले लॉस को, कैपिटल लॉस को आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में सेट ऑफ कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म वाला सिर्फ लॉन्ग टर्म में होगा। ठीक है। अब उसके बाद अगर कोई लॉटरी वगैरह लगती है, ठीक है, लॉस फ्रॉम लॉटरी होता है, तो ये किसी भी इनकम में आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। और उसके बाद कोई अनअब्जॉर्व डेप्रिसिएशन है तो ये भी एक्सेप्ट, सैलरी को छोड़ के किसी में भी सेट ऑफ नहीं हो सकती। ठीक है। कैरी फॉरवर्ड, अगर आपके लॉसेस इस साल में कंप्लीट नहीं होते और आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ रहा है, तो इफ लॉसेस कैन नॉट बी फुल्ली सेट ऑफ इन द सेम ईयर, दे कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। कौन कौन से लॉसेज हैं? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है, 8 सालों के लिए आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है। बिजनेस का लॉस 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड, तो आप उसको ऊपर हमने देखा वही चीज़ है एग्जैक्ट। इसके बाद क्वेश्चन की आ जाएगी यहाँ पे कंक्लूजन। ठीक है जी। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वालिफाइंग अमाउंट ऑफ अंडर सेक्शन 80G, हु इज एंटाइटल्ड टू इट एंड व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ एक्ट इन द कनेक्शन। 2023 में क्वेश्चन आया। तो क्वालिफाइंग अमाउंट ऑफ अंडर सेक्शन 80G की जो डिडक्शन है, यानी कि 80G की डिडक्शन किसके लिए होती है? डोनेशन के लिए। ठीक है। पहले तो मीनिंग ऑफ सेक्शन 80G। सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 अलाउ करता है हमें एक डिडक्शन फ्रॉम द ग्रोस टोटल इनकम इफ़ द टैक्स पेयर हैज़, अगर टैक्स पेयर ने किसी भी तरह की डोनेशन की है, ठीक है, टैक्स पेयर हैज़ मेड डोनेशंस टू द सर्टेन अप्रूव फंड, कुछ सर्टेन अप्रूव फंड्स हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स हैं या कोई रिलीफ फंड्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको वो डिडक्शन मिलेगी। ठीक है। आपको उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। व्हाट इज क्वालिफाइंग अमाउंट? क्वालिफाइंग अमाउंट अंडर सेक्शन 80G का मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ डोनेशन, कि कितना अमाउंट डोनेशन का एलिजिबल है जिसके ऊपर आपको डिडक्शन मिल सकती है। इट इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल, ये हर बार इक्वल नहीं होता कि जितना अमाउंट आपने डोनेट किया पूरे अमाउंट पे आपको डिडक्शन मिल जाएगी। क्वालिफाइड अमाउंट डिपेंड करता है कि किस टाइप का इंस्टीट्यूट है, कितना फंड है। ठीक है। लिमिट ऑफ 10% होता है कई बार एडजस्टेड ग्रोस इनकम पे कुछ केसेस में, या डोनेशन किस टाइप में हुई है, कैश में हुई है, चेक में हुई है। ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा क्वालिफाइंग अमाउंट के ऊपर। अब इस डिडक्शन को कौन क्लेम कर सकता है? कोई भी टैक्स पेयर, इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, HUF, AOP एक्सेट्रा कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। बस जो डोनेशन है मस्ट बी मेड टू अ रिकॉग्नाइज, मतलब ऐसी कंपनी को, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन को करनी है जिसको रिकॉग्नाइज जानते हों लोग। ठीक है। डोनेशन मेड इन कैश अप टू 2000 आर अलाउड। अगर 2000 अप टू 2000 की मतलब आपकी डोनेशन होती है तो उसके ऊपर डिडक्शन आपको अलाउड है। इफ़ डोनेशन इज इन कैश अबव 2000 से अबव की अगर आप डोनेशन कर देते हो तो नो डिडक्शन इज अलाउड। चेक्स, ड्राफ्ट या कोई ऑनलाइन पेमेंट्स के थ्रू अगर आप डोनेशन करते हो आर एलिजिबल फॉर डिडक्शंस। तो ये इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप एलिजिबल हो किसी भी तरह की डिडक्शन के लिए अगर आप चेक्स वगैरह, ड्राफ्ट या ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू कोई मतलब डोनेशन देते हो। अगर आप कैश में करते हो तो 2000 तक की सिर्फ डिडक्शन अलाउड है। ठीक है। अब क्या कंडीशंस है अगर आपको डिडक्शंस को क्लेम करना है? ठीक है। डोनेशन कर तो दी, अब उसके ऊपर चाहते हो कि मैंने इतनी डोनेशन की है तो मुझे कोई टैक्स ना पे करना पड़े उसके ऊपर, तो डोनेशन मस्ट बी मेड टू एन अप्रूव फंड या किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को डोनेट करना है। ओनली मॉनिटरी जो डोनेशंस होंगी वो एलिजिबल होंगी, ये नहीं है कि कोई चीज़ दे दी। ठीक है। सिर्फ जो पैसे की फॉर्म में आप डोनेट करोगे सिर्फ वही डिडक्शन के लिए अलाउड होगा। अगर आप किसी चीज़, मतलब खाना दे दिया, कपड़े दे दे, तो वो चीज़ डिडक्शन में अलाउड नहीं होगी। और जो भी आप डोनेट करोगे उसके आपके पास प्रॉपर रिसिप्ट होना मस्ट बी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो रिसिप्ट शुड बी मेंशन, नेम ऑफ द ट्रस्ट, पैन नंबर ऑफ द ट्रस्ट, अमाउंट कितना आपने डोनेट किया, रजिस्टर नंबर। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डोनेशन एंड डिडक्शंस, क्या क्या टाइप्स हैं और क्या डिडक्शंस अलाउड है? फर्स्ट वन इज 100% डिडक्शन मिलेगी बिना किसी लिमिट के। डोनेशन किस में होनी चाहिए? प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में, नेशनल डिफेंस फंड में, PM केयर फंड में, स्वच्छ भारत कोष में या क्लीन गंगा फंड में। तो इंटायर डोनेटेड अमाउंट डिडक्टेबल होगा, कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। 100% डिडक्शन मिलेगी आपको।
50% डोनेशन डिडक्शन किस केस में मिलेगी? अगर आप डोनेट करते हो जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में या प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड में, तो आपका जो भी अमाउंट आपने डोनेट किया है उसमें से 50% डोनेटेड अमाउंट पे आपको डिडक्शन मिलेगी, कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड वन, 100% डोनेट डिडक्शन सब्जेक्ट टू 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम। यानी अगर आप गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी को प्रमोशन या फैमिली प्लानिंग के लिए डोनेट करते हो तो आपको 100% डोनेशन पे डिडक्शन मिलेगी, बट उसकी लिमिट होगी कि 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम पे आपको उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है। फिफ्थ वन, 50% डिडक्शन सब्जेक्ट टू 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम। जो 10%, 50% पे आपको डिडक्शन मिलेगी, 10% पे आपको ग्रोस टोटल इनकम पे करना है। अदर्स अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस पे आप करते हो अगर डोनेट। ठीक है। अब एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम क्या है? ग्रोस टोटल इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U, इनकम ऑन विच टैक्स इज नॉट पेएबल, दैट सबको जब हम ऐड ऑन करते हैं तो हमारे पास आती है ग्रोस टोटल इनकम। ठीक है। तो कैलकुलेशन कर सकते हो आप डिडक्शंस की। पहले तो आपको एलिजिबल डोनेशंस को आइडेंटिफाई करना है कि क्या कौन कौन सी डोनेशंस एलिजिबल है, देन उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देना है कि कौन कौन सी डोनेशन है, देन आपको क्वालिफाइंग अमाउंट को कैलकुलेट करना है, परसेंटेज जो भी डिडक्शन किया उसको अप्लाई करना है, 10% की लिमिट अप्लाई करनी है जहाँ पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर रवि की ग्रोस टोटल इनकम है 5 लाख रुपीज़, बट मिस्टर रवि ने 20,000 पीएम नेशनल फंड में रिलीव किया जहाँ पे आपको 100% की डिडक्शन मिलती है पीएम में। 30% उसने किसी लोकल चैरिटी की जहाँ पे आपको 50% विद 10% की लिमिट पे मिलती है। ठीक है। तो नाउ 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, जो आपका ग्रोस टोटल इनकम है 5 लाख, उसके ऊपर लिमिट है 10% की आपको निकालनी है। तो 10% जीटीआई 50,000, डोनेशन एलिजिबल फॉर 50% डिडक्शन, जो 30,000 है उसके फिर 30,000 पे 50% डिडक्शन अलाउड है, बट लिमिटेड टू 50,000। 10% जीटीआई पे लगाया तो लिमिट 50,000 है, तो 50% ऑफ 30,000 यानी कि 50,000 माइनस 50% ऑफ 30,000, 15,000 आएगा ना आपका। 50,000 लिमिटेड है, बट आपको देखना है लिमिटेड 50% ऑफ जो भी आपकी अमाउंट है 30,000, तो दोनों में से विच एवर इज लेस, 15,000 तो 100% डिडक्टेबल अमाउंट दूसरा था। फर्स्ट वन जो ये लिमिट है ना 50% विद 10% लिमिट, 50% तो आपने 30,000 पे लगा दिया जो कि आ गया आपका 15,000, बट 30,000 पे 50% लगा दिया तो 15,000 आ गया, बट जो आपकी ग्रोस टोटल इनकम है इसके ऊपर 10% की लिमिट है, तो विच एवर इज लेस दैट अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। तो टोटल डिडक्शन 20,000 की ये, 15,000 की ये, तो 35,000 की टोटल आपकी डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80G, जिसके ऊपर आप डिडक्शन ले सकते हो। तो यहीं पे क्वेश्चन की भी कंक्लूजन आ जाती है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ लॉ रिगार्डिंग द क्लबिंग ऑफ इनकम। हमने ऊपर भी देखा था क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ अ स्पाउस एंड अदर फैमिली मेंबर इन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स। तो 2022 में क्वेश्चन आया क्लबिंग ऑफ इनकम, एग्रीगेशन ऑफ इनकम, मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराया। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या है? इंक्लूड द इनकम ऑफ अनदर पर्सन इनटू द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर, और उसके ऊपर टैक्स लगना। ठीक है। लीगल प्रोविजंस क्या है? हु इज अफेक्टेड बाय क्लबिंग ऑफ प्रोविजंस। क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई किसके ऊपर कब होती है? व्हेन इंडिविजुअल ट्राई करते हैं अपने एसेट या इनकम को किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर करने के लिए, अपने स्पाउस को, अपने माइनर चाइल्ड को, अपने बेटे को, या एनी पर्सन। तो इंपॉर्टेंट सेक्शन या रूल्स क्या है? सेक्शन 60 भी हमने ऊपर देखा था, इनकम ट्रांसफर की बट एसेट ट्रांसफर नहीं किया। ठीक है। सेकंड केस हमने देखा था रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट, तो सेम ऊपर वाला क्वेश्चन ही है। ठीक है। जस्ट मैंने ऐड किया है क्योंकि आप एग्रीगेशन ऑफ इनकम और क्लबिंग ऑफ इनकम में कंफ्यूज हो जाते हो, विच इज सेम, एग्रीगेशन एंड क्लबिंग इज द सेम थिंग। ठीक है। तो ये सेम ऊपर वाले ही पॉइंट्स है, मैं रिपीट नहीं करना चाहती इनको, जिन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन सुना है उनको अच्छे से पता है कि ये क्या लिखा है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे स्किप, जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर टू सर्कमस्टेंसेज इन विच असेसिंग ऑफिसर कैन टेक एक्शन टू डिटरमाइन इनकम फ्रॉम ट्रांजेक्शन विद नॉन रेजिडेंशियल टू अवॉइड टैक्स। तो ये क्वेश्चन जो है 2022 में आया है। तो पहले तो इस क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन देखो। आज के ग्लोबल वर्ल्ड में बहुत सारे इंडियन बिजनेसेस हैं या इंडिविजुअल्स हैं जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं विद नॉन रेजिडेंट्स या फॉरेन पार्टीज़ के साथ। समटाइम्स ये ट्रांजेक्शन्स होती हैं इस तरीके से दैट इनकम इज़ हिडन और हमें टैक्स नहीं पे करना पड़ता उसके ऊपर इंडिया में। तो इस तरह के टैक्स की चोरी को बचाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट ने पावर्स, मतलब असेसिंग ऑफिसर को पावर्स दी हैं कि चेक करो, डिटरमाइन करो उस बंदे की असली इनकम क्या है, जो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स वो कर रहा है उसको फाइंड आउट करो, चेक करो और उसके ऊपर टैक्स लगाओ। ठीक है। सो दिस इज मेनली कवर्ड सेक्शन 90 to 92 F टू एक्ट, ताकि ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस को पता किया जा सके। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इन प्रोविजंस की, कि मेक श्योर करना दैट इनकम इज नॉट शिफ्टेड आउटसाइड इंडिया, की जो हमारी इनकम है वो बाहर वाली कंट्री में जाके कहीं शिफ्ट ना हो जाए या वहाँ पे टैक्स पे ना कर दे। टू चेक करना मैनिपुलेशन ना हो प्राइजेस के बीच में, इंडियन और फॉरेन एसोसिएशन पार्टीज़ के बीच में। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? फेयर टैक्स को कलेक्ट करना फ्रॉम इनकम दैट एक्चुअली बिलोंग्स हियर, जो इंडिया की इनकम है वो बाहर जाके टैक्स नहीं देगी।
ठीक है। अब नॉन रेजिडेंट कौन होता है? जो बंदा इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, दैट इज पर्सन इज अ नॉन रेजिडेंट। अ नॉन रेजिडेंट इज अ पर्सन हु डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ द रेजिडेंसी की जो कंडीशन है उसको जो बंदा सेटिस्फाई नहीं करता है या फुलफिल नहीं करता है, वो बंदा रेजिडेंट नहीं है। अंडर द सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इसमें फॉरेन इंडिविजुअल्स, फॉरेन कंपनीज, ओवरसीज बिजनेस और फर्म्स सभी नॉन रेजिडेंट आते हैं, ठीक है। व्हेन कैन द असेसिंग ऑफिसर कब इनके ऊपर एक्शन ले सकता है? द असेसिंग ऑफिसर कैन इंटरवेन एंड डिटरमाइन इनकम इन द फॉलोइंग स्पेशल सर्कमस्टेंसेज। फर्स्ट वन इज इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रही है विद एसोसिएटेड एंटरप्राइज। इफ एन इंडियन टैक्स पेयर डज, जो एक इंडिया का टैक्स पेयर है, बंदा है, वो ट्रांजेक्शन कर रहा है किसी फॉरेन एसोसिएट एंटरप्राइजेस के साथ या किसी ब्रांच के साथ है, एंड और जो उसका प्राइस है गुड्स का, सर्विस का, उसकी मार्केट वैल्यू पे नहीं है, ट्रांजेक्शन ऐसी हो रही है, द ट्रांजेक्शन इज मेड टू शो लेस प्रॉफिट या मोर लॉस इन इंडिया, सो देन द असेसिंग ऑफिसर कैन रिकैलकुलेट द इनकम। तो वो जो असेसिंग ऑफिसर है उसकी इनकम को रिकैलकुलेट करेगा बेस्ड ऑन आर्म लेंथ प्राइस, और जो प्राइस चार्ज करेगा इन द ओपन मार्केट बिटवीन अनरिलेटेड पार्टीज। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, इजी क्लियर होगा। इंडियन कंपनी है, गुड्स को सेल कर रही है टू फॉरेन सिस्टर कंसर्न एट 100 रुपीज़ यूनिट इंस्टीड ऑफ मार्केट प्राइस 150। 100 रुपीज़ में फॉरेन को सेल कर रही है जबकि मार्केट प्राइस 150 है, तो असेसिंग ऑफिसर इसको रिकम्प्यूट करेगा इनकम को बेस्ड ऑन द 150। असेसिंग ऑफिसर क्या बोलेगा? तूने फॉरेन कंपनी में सेल किया, ठीक है, तूने जितने मर्जी पैसे लिए हों, हम इंडिया की मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग ही तेरे ऊपर टैक्स चार्ज करेंगे, दैट इज अ 150 पर यूनिट, ठीक है। सेकंड, इफ ट्रांजेक्शन रिजल्ट इन टैक्स अवॉइडेंस इन इंडिया, अगर जो ट्रांजेक्शन का रिजल्ट है दैट इज टैक्स अवॉइड, टैक्स को अवॉइड करने के लिए किया जा रहा है। इफ इट इज प्रूव्ड, या कोई भी शक होता है या सस्पेक्ट होता है कि इंडिया का जो टैक्स पेयर है वो ट्रांजेक्शन क्यों कर रहा है फॉरेन पार्टी को, ताकि उसको टैक्स ना पे करना पड़े, तो असेसिंग ऑफिसर झट से उसके ऊपर एक्शन लेगा। असेसिंग ऑफिसर इग्नोर करेगा अरेंजमेंट्स को, कंप्यूट करेगा उसकी फटाफट रियल इनकम को, और जो भी लीगली वैलिड होगा उसके ऊपर चार्ज कर देगा। दिस इज सपोर्टेड बाय द जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, ठीक है। तो असेसिंग ऑफिसर फिर कुछ नहीं देखेगा, जब तुम जानबूझ के टैक्स पे नहीं कर रहे हो तो फिर कोई आपका साथ नहीं देगा। थर्ड वन, नॉन मेंटेनेंस ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, आपने डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन नहीं किया। टैक्स पेयर जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होगा उसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड्स रखने होंगे, एग्रीमेंट क्या प्राइसिंग है, क्या कंपेरेबल्स है, जस्टिफिकेशन क्या है प्राइसिंग की, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। इफ द taxpayer fails to maintain या submit these document, तो assessing officer can make best judgment assignment assessment कर सकता है। इनकम जो भी उसके पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होगी उसके बेस पे इनकम आपकी वो टोटल इनकम में ऐड ऑन कर देगा। फोर्थ वन, फेलियर टू फाइल ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट। अब आपने ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट को फाइल करने में भूल गए। इफ द टैक्सपेयर डज नॉट फाइल फॉर्म 3CEB रिटर्न विच इज़ अ रिपोर्ट फॉर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटिंग रिगार्डिंग, अगर आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो असेसिंग ऑफिसर अज्यूम करेगा कि ट्रांजेक्शन वाज नॉट एट आर्म्स लेंथ, और वो रीअसेस कर देगा और आपकी इनकम को बढ़ा देगा उतने पैसों से। फिफ्थ वन, अनयूजुअल या कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होती है और अगर असेसिंग ऑफिसर उसको नोटिस कर लेता है कि वो जो ट्रांजैक्शन है वो फेयर नहीं है, पेमेंट्स बिना किसी गुड्स और सर्विसेज के पेमेंट्स हो रही हैं, राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स है, तो असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि वो आपसे पूछ सकता है भाई मुझे एक्सप्लेनेशन दो, ठीक है। वो रिजेक्ट कर सकता है आपके डिक्लेयर्ड इनकम को या ऐड कर सकता है आपके टैक्सेबल इनकम में कुछ एक्स्ट्रा इनकम को। अब असेसिंग ऑफिसर की क्या क्या पावर्स हैं अंडर ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स? असेसिंग ऑफिसर के पास पावर्स हैं, रेफर्स द केस टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 92। वो आर्म लेंथ प्राइसिंग को डिटरमाइन कर सकता है, आपके टोटल इनकम को इंक्रीज कर सकता है, पेनल्टीज लगा सकता है आपके ऊपर, ठीक है। अब कौन कौन से मेथड्स को असेसिंग ऑफिसर यूज़ करता है आपकी आर्म लेंथ प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए? मेथड्स हैं कंपेरेबल अनकंट्रोलेबल प्राइस मेथड, ठीक है, कंपेयर करता है जो कि प्राइस को विद सिमिलर अनकंट्रोल ट्रांजेक्शंस के साथ। रीसेल प्राइस मेथड जो कि रीसेल वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड है। कॉस्ट प्लस मेथड यानी कि प्रॉफिट मार्जिन जो ऐड करता है। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड जो कि आपके प्रॉफिट को डिवाइड कर देता है पार्टीज में। ट्रांजेक्शन नेट मार्जिन मेथड जो कि कंपेयर करता है मार्जिन को। और अदर मेथड एनी रीजनेबल मेथड अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेज। अब केस लॉज जो कि असेसिंग ऑफिसर के एक्शंस को सपोर्ट करते हैं। EKL एप्लियंस लिमिटेड है वर्सेस CIT, कोर्ट ने सपोर्ट किया, कोर्ट सपोर्टेड असेसिंग ऑफिसर पावर्स टू रिकम्प्यूट इनकम इन केस ऑफ अंडर रिपोर्टिंग। तो ये जो दो केस लॉज हैं आप इनको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ आए तो आप ऐड ऑन करें, अदरवाइज स्किप कर दें, ठीक है। आफ्टर दैट पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस क्या है? अगर आप फेल हो जाते हो, मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, देन पेनल्टी यू हैव टू पे 2 लाख रुपीज़। अगर आप रिपोर्ट फाइल करने में फेल हो जाते हो देन यू हैव टू पे 1 लाख रुपीज़। अगर ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट भूल जाते हो देन एडिशनल टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी आपको पे करनी पड़ती है। और यहीं पे ये क्वेश्चन किया जाती है कंक्लूजन, और इसी के साथ हमारी फर्स्ट वीडियो हो जाती है वाइंड अप। गाइज सेकंड वीडियो में मैं आपके साथ यूनिट 2 के क्वेश्चंस तो लाने ही वाली हूँ,
साथ में 5 मार्क्स के जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी के क्वेश्चन है उसको भी कवर अप करेंगे। यूनिट 2 की वीडियो देखने के लिए बिल्कुल बेसिक सा प्रोसेस है, सिंपल सी सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 59 रुपीज़ में आपको सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस का असेस मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट इन 59 रुपीज़ फॉर 1 मंथ आप पूरे सब्जेक्ट्स की वीडियोस को देख सकते हो। पूरा मतलब आपका मतलब 2 वीडियोस में पूरा सब्जेक्ट फिनिश हो जाता है। यूनिट 1 इसमें कवर है, यूनिट 2 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग खत्म कर देंगे, तो पूरा सब्जेक्ट वाइंड अप है। सो दैट्स अ गुड डील। बाकी आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से क्लियर है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस में कमेंट करें ताकि बच्चों को पता चल सके कि वीडियोस के अंदर कुछ वैल्यू आपको दी गई है या नहीं दी गई है। बाकी दैट्स ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।